एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सारे त्यौहार लगभग समाप्त हो चुके हैं। और आइए शुरू करते हैं। आज की ये महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। पूरी टेस्ट सीरीज की बात करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं और कैसे आपको हल करने होते हैं। ये पूरी टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि दीपावली के बाद में नया बैच प्रारंभ होगा यूजीसी नेट जेआरएफ 2022-23 के लिए और यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें तो इसकी परीक्षा ये मानकर चलिए कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी में लगभग होगी। तो इसके लिए भी बैच प्रारंभ है, एडमिशन जारी है इसके लिए और सोमवार से आप लोगों को बैच मिलेगा। एडमिशन अभी भी चालू है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें नंबर का तो स्क्रीनशॉट ले लें। क्या पढ़ना है यूपीएचईएससी के लिए इस कम समय में, कैसे पढ़ना है कि इतने कम समय में पढ़कर और आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। तो चलिए उसी की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि जो आपका पाठ्यक्रम है, चाहे आप यूपीएचईएससी के लिए लगे हों, चाहे यूजीसी नेट के लिए लगे हों या किसी भी स्टेट की परीक्षा के लिए लगे हों, सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि आपको आपके पाठ्यक्रम का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी विधाएं लगी हुई हैं या पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें दिया गया है, अक्सर परीक्षा में वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और लोग उन प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं। जैसे साधारण सी अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में देखें या यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में देखें, जैसे मजदूरी और प्रेम निबंध यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा है। पूछ लिया जाता है मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है, तो अध्यापक पूर्ण सिंह का है। या उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय का, शिव शंभू के चिट्ठे बालकृष्ण भट्ट का। अब शिव शंभू के जो चिट्ठे यूजीसी नेट में जैसे पूछ लिया गया कि इसका संबंध किससे है, तो आप देखेंगे भारत मित्र पत्रिका से है। तो इस तरीके से इन सबको आपको ध्यान रखना है। यही है संपूर्ण पाठ्यक्रम का ज्ञान, यही मैं कह रहा हूँ। जैसे कहानी की इकाई आपके पाठ्यक्रम में तो राजा निर्बंसिया किसका है, परिंदे किसका है, पिता किसका है, सिक्का बदल गया, अमृतसर आ गया, कोसी का घटवार, आकाशदीप। तो इस तरीके से इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसे आप ध्यान रखेंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न आपको, सिर्फ अगर आपको पाठ्यक्रम का ज्ञान है तो डायरेक्ट रूप में वहीं से आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, प्रतिदिन नियमित रूप से टेस्ट सीरीज हल करें आप। ऐसा नहीं कि आज एक टेस्ट सीरीज हल कर लिया, 4 दिन बाद फिर से कर लिया, 1 सप्ताह बाद फिर से कर लिया, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। प्रतिदिन और नियमित रूप से आपको टेस्ट सीरीज हल करना है अगर आपको अपनी सफलता हासिल करनी है तो। दूसरी चीज़, पाठ्यक्रम की रचनाओं और रचनाकारों का अध्ययन। पाठ्यक्रम की रचनाओं और रचनाकारों का अध्ययन का मतलब ये कि जैसा मैंने बताया कि जो भी आपके पाठ्यक्रम में कहानी है उसके कहानीकार कौन है, कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है और उस कहानीकार का जन्म काल क्या है। ऐसे उपन्यास का, ऐसे नाटक का, ऐसे निबंध का, जितनी विधाएं दी गई हैं सबके बारे में इसी तरीके से अगर आपने ज्ञान रखा तो बहुत आराम से यहाँ से भी आपको 4 से 5 प्रश्न इजी वे में मिल जाएंगे डायरेक्ट रूप में। अब कुछ लोग कहते हैं सर हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे पढ़ें, किस किताब से पढ़ें। हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए इस कम समय में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ लीजिए, बच्चन सिंह का पढ़ लीजिए, विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ लीजिए। ये 3 मूल किताबें अगर आपने पढ़ लिया तो हिंदी साहित्य के इतिहास से आने वाले जो प्रश्न हैं वो बहुत ही आराम से आप कर लेंगे, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ऐसे हिंदी भाषा का विकास, लिपि का विकास, बोली, ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़ना है तो उदय नारायण तिवारी की किताब ले लीजिए या अगर आपके पास है उसे पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएगा। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, किताब से पढ़ना चाह रहे हैं तो गणपति चंद्र गुप्त का ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना
कि अक्सर जो परीक्षा में पूछा जाता है भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से रचनाएं, ग्रंथ पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रंथ याद रखना है कि कौन सा ग्रंथ किसका है। जैसे काव्यादर्श, काव्यादर्श किसका है? तो दंडी का है। अब दंडी का समय क्या है? 7वीं सदी है। या काव्यालंकार भामा का है, 6ठी सदी का है। तो ये जो रचनाकाल है वो भी पूछा जा सकता है। यानी भरत मुनि है, भामा, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, इन सब का आपको ध्यान रखना है कि इनका समय क्या है और इनकी रचनाएं कौन सी हैं। उसके अलावा रस से, अब खैर उतना ज़्यादा रस से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन काव्य लक्षण, जब हम लोग काव्यशास्त्र की बात करते हैं तो काव्यशास्त्र में काव्य लक्षण से अक्सर एक प्रश्न रहता ही रहता है। कौन सा काव्य लक्षण किसका है? जैसे भामा का आप जानते ही हैं कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, आपको पता है। दंडी का शरीरम तावदेष्टार्थ व्यविच्छिन्न पदावली। ऐसे वामन का, रुद्रट का, आनंदवर्धन का, सबका आपको काव्य लक्षण ध्यान रखना। जी देखिए, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। काव्य हेतु की एक लिस्ट बना लीजिए। जिसे भामा ने काव्य हेतु किसे माना, दंडी ने किसे माना, रुद्रट ने किसे माना, वामन ने किसे माना है, या मम्मट ने, जैसे मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास को माना है। ऐसे आप कुंतक की बात करें तो शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को माना है। दंडी ने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को माना है। तो इस तरीके से किसी ने किसको काव्य हेतु माना है उसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। उसके अलावा आप रस निष्पत्ति में, अगर रस से हम बात करें तो रस निष्पत्ति में आप देखेंगे जो 4 व्याख्याएं दी गई हैं रस की, उसे ध्यान रखें। एक तो भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, भट्ट नायक का भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। और ये किस दर्शन पर आधारित है ये भी पूछ लिया जाता है। जैसे भट्ट लोल्लट का जो उत्पत्तिवाद है मीमांसा दर्शन पर है, श्री शंकुक का अनुमितिवाद न्याय दर्शन पर है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद या भोगवाद सांख्य दर्शन पर है, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन पर है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र जो गणपति चंद्रगुप्त की किताब है इससे पढ़ लेंगे तो बहुत ही आराम से इससे सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। प्रतिदिन नियमित रूप से विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का अध्ययन आपको करना है। जो प्रश्न पत्र हो चुके हैं उन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखें, उन्हें भी नियमित रूप से उनका भी अध्ययन करते रहें। पाठ्यक्रम की जो विधाएं लगी हुई हैं उन विधाओं को संक्षेप में आप कैसे पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं सर पूरी की पूरी रचना है, कैसे पढ़ा जाए, इसको क्या किया जाए। देखिए, अक्सर जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है आप देखेंगे कि अगर आपको संक्षेप पता है तो बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे अगर उपन्यास की बात करें, विराटा की पद्मिनी उपन्यास अगर हम देखें वृंदावन लाल वर्मा का, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ध्यान रखें, प्रकाशन वर्ष 1936 है। इसकी भूमिका में क्या दिया गया है उसे आप पढ़ लें। इसके पात्र कौन कौन से हैं पात्र पढ़ लीजिए। देवी सिंह है, लोचन सिंह, जनार्दन अली मर्दान, नायक सिंह, नरपत सिंह, कुंजर सिंह। तो ये जो पात्र हैं उन्हें ध्यान रखें। विषय वस्तु में आप देखें कि तो मुगल शासन की निर्बलता, सामंत राजाओं की स्वेच्छाचारिता, राजपूत नारियों का उत्सर्ग, दरबारियों की चालबाजी, बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई गई हैं वो विषय वस्तु आपको ध्यान रखना है। ऐसे चित्रित स्थान की अगर बात करें तो विराटा की पद्मिनी में आप देखेंगे कि जो चित्रित स्थान जैसे रामनगर है, दलीप नगर है, विराटा है, कालपी है, विक्रमपुर है, गोरामच्छिया है, पालर है, सालौन, भरौली, तो ये सब जो स्थान है ऐसे हर रचना में, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो निबंध हो या अन्य विधा हो, यानी जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, जो ये विधाएँ दी गई हैं चाहे उनकी बात हो, सब में आपको संक्षेप में ऐसे ही पढ़ना है कि प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिएगा, भूमिका, पात्र, विषय वस्तु और चित्रित स्थान। अगर इतनी चीज़ें जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उनको आपने पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और बहुत ही कम समय में आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आज की जो टेस्ट सीरीज है आइए उसे शुरू करते हैं। लेकिन आज
अभी भी फीस में छूट चल रही है त्यौहार के बाद में। आज अभी सैटरडे है, शनिवार है, सोमवार से नया बैच लोगों को मिल जाएगा। कहानी की इकाई चल रही है, कहानी की इकाई से आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों के मन में सवाल होता है कि सर ठीक है कहानी से हम पढ़े, लेकिन इससे पहले जो हो गया है वो देखिए, जो हो गया उससे आपको मतलब नहीं। हमारे यहाँ साइक्लिक बैच चलता है, यानी आप कहानी पढ़ेंगे, कहानी के बाद में आप नाटक पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, अन्य विधा पढ़ेंगे, और जब अन्य विधा हो जाएगी तो हम लोग फिर आ जाएंगे हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र। इसी क्रम में हम लोग फिर आगे आएंगे और जहाँ कहानी पर पहुँचेंगे आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, और उससे आगे बढ़ेंगे आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ साइक्लिक बैच चलता है। क्या छूट गया है उससे मतलब नहीं, आप जहाँ से जुड़ रहे हैं वहीं से, उसी इकाई से आपको नया बैच मिलेगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। हिंदी का प्रथम कवि और मानने वाले विद्वान का सही जोड़ा कौन सा है? यहाँ पर आप देखें, स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना है, सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने माना है, पुंड को शिव सिंह सेंगर ने माना है, शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। यानी आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सुमेलित है। गारसा दत्तासी की रचना इस्तवार दाला लित्रोत्तर एंदुई हिंदुस्तानी के दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ? उत्तर हो जाएगा डी, 1847 में। 1839 में पहले भाग का प्रकाशन हुआ था, दूसरे भाग का प्रकाशन 47 में हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? अब इस प्रश्न पर कई लोगों में मतभेद हो जाता है और जल्दबाजी में इसे गलत कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र सभी के जबान पर रटा हुआ है। कोई भी साहित्य का विद्यार्थी ये कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ले लीजिए, डॉक्टर नगेंद्र का बहुत अच्छी किताब है, लेकिन वो डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है, उन्होंने संपादन किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है, उन्होंने संपादन किया है। अब जिनके पास किताब है, अगर उनको लग रहा है कि नहीं यह प्रश्न गलत है, तो जिनके पास किताब है डॉक्टर नगेंद्र की, वो उसमें देखें कि भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। बाकी आप हिंदी भाषा उद्भव और विकास अगर देखेंगे तो भोलानाथ तिवारी का है, पूर्व पीठ का जो प्रेमाख्यान काव्य का है वो गणपति चंद्रगुप्त का है, रामगोपाल शर्मा दिनेश ने आदिकाल लिखा है, भक्ति काल की पूर्व पीठ का परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है। तो इस तरीके से पूरा लेखक मंडल है, और उस लेखक मंडल ने हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास लिखा, जिसका संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। निम्न पुस्तक और लेखक का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास ने लिखा है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिऔध ने लिखा है। यानी उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सुमेलित है। अगला प्रश्न देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। अगला प्रश्न देखें, सारे प्रश्नों को आप लोग अंत तक जरूर देखिए और उसके बाद में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस 50 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और आप देख रहे हैं एक एक प्रश्न से बहुत सारे तथ्य आपको मिलते जाएंगे। हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? इतिहास को तीसरी आंख किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। निम्न में से किसने अलंकार की तुलना स्त्री के सौंदर्य से की है? आपका उत्तर हो जाएगा डी। डी मतलब कौन हो जाएगा? भामा हो जाएंगे। अब आप देखिए एक प्रश्न से कितने तथ्य आप लोगों तक दिए गए हैं।
किसने अलंकार की तुलना स्त्री के सौंदर्य से की? मैंने केवल केशवदास नहीं लिखा, केवल कुंतक नहीं लिखा, केवल जयदेव नहीं लिखा है, केवल भामह नहीं लिखा है, बल्कि सबसे एक एक तथ्य आपको दिए गए हैं। हिंदी के प्रथम आचार्य कौन है? केशवदास हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के संपादक कौन है? कुंतक हैं। पीयूष वर्ष उपाधि वाले चंद्रालोक के लेखक जयदेव हैं। सर्वप्रथम काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले आचार्य भामा हैं। तो चार चार तथ्य आपको मिल गया। इस तरीके से आप देखें तो 7 का उत्तर आपका हो जाएगा डी। स्त्री के सौंदर्य से अलंकार की तुलना करने वाले हैं भामा। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय के संस्थापक आचार्य कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा डी, श्री शंकुक हैं। लेकिन इन चारों विकल्पों से देखें 4 तथ्य आपके तैयार हो रहे हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आनंदवर्धन, भुक्तिवाद के प्रणेता आचार्य भट्टनायक, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य विश्वनाथ, अनुमितिवाद के प्रणेता आचार्य श्री शंकुक। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, श्री शंकुक। लेकिन इन चारों विकल्पों से 4 तथ्य आपके ऐसे तैयार हो रहे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। अर्थोपक्षेपक कितने प्रकार के होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ए, 5 प्रकार के होते हैं। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ए, पहले रस संप्रदाय, फिर अलंकार, फिर रीत, फिर वक्रोक्त, फिर ध्वनि, उसके बाद औचित्य। पूरा आपको काव्यशास्त्र पढ़ाया गया है। तो यहाँ जो क्रम में दिया गया इस क्रम को भी ध्यान रखना, इनके प्रवर्तकों को ध्यान में रखना और उनकी जो रचनाएं हैं उन्हें ध्यान रखना, इनके द्वारा कही गई जो उक्तियां हैं उन्हें ध्यान रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसे कहीं पर अगर आप नोट कर लेते हैं, एक लिस्ट एक पेज में बना लेते हैं जिसमें संप्रदाय का आगे समय, उसके प्रणेता, उनकी रचनाएं और उनके द्वारा कहा गया कथन, इतनी चीज़ों का एक पेज में अगर बना लेते हैं तो यकीन मानिए आपको परीक्षा में एक प्रश्न 100% मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे परीक्षा में प्रश्न आपको मिलेंगे? तो इसका नोट्स बनाते चलिए साथ में। बहुत ही बेहतर चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं, एक एक चीज़ पढ़ा दिया गया है। आज प्रैक्टिस के रूप में मैंने कहा चलो ठीक है कुछ दे देते हैं आप लोगों को, पब्लिश करते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो इंतज़ार किया करते हैं। निम्न में से काव्य संग्रह और लेखक का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? अपनी केवलधार अरुण कमल का है, कलम को दर्द कहने दो कर्मशील भारती का है, मेरे कुनवे के लोग कवि शेखर का है, क्यों विश्वास करूं सूरजपाल चौहान का है। तो उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित है। 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न देखें, लीलाधर जगूड़ी का कविता संग्रह कौन सा है? नाटक जारी है, बची हुई पृथ्वी, सूर्य का स्वागत। उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2 सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार का है। नहीं पता तो लिख लें, सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार का है। कैलाश वाजपेयी की रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 देहात से हटकर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, हवा में हस्ताक्षर, तीसरा अंधेरा। ये चारों रचनाएं कैलाश वाजपेयी की हैं। निम्न में से नाटक और नाटककार का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? काठ की गाड़ी। काठ की गाड़ी है त्रिपुरारी शर्मा का। ए का चौथा होगा, यानी डी आपका उत्तर हो जाएगा। जो राम रच राखा मृणाल पांडे का है, ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा का है और नेपथ्य राग मीराकांत का है। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा डी, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न देखें, कालिदास और प्रियंगु मंजरी किस नाटक के पात्र हैं? 8वां सर्ग, सुरेंद्र वर्मा, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, जलता हुआ रथ, स्वदेश दीपक। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। अब इस प्रश्न में अगर विकल्प में केवल 2 दिया हो तो बहुत सारे लोग केवल 2 लगा देंगे, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। कालिदास और प्रियंगु मंजरी 8वां सर्ग नाटक में भी पात्र हैं और आषाढ़ का एक दिन में भी हैं।
सुरेंद्र वर्मा का जो नाटक है 8वां सर्ग, उससे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा पात्र। मोहन राकेश का जो आषाढ़ का एक दिन है उसको आपने पढ़ा है, जो आपके पाठ्यक्रम में है। इन दोनों नाटकों में आप देखें तो कालिदास और प्रियंगु मंजरी इसमें पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक में निम्न कथन किसका है कि अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है? उत्तर हो जाएगा डी, भट्टार्क। किसका कथन है? तो भट्टार्क का है। जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक में निम्न कथन किसका है कि मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा बी, धातु सेन। यह कथन किसका है? तो धातु सेन का है। निम्न उपन्यास और उपन्यासकार का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? बेगाने घर में उपन्यास मंजुल भगत का है, आंखों की दहलीज मेहरुन्निसा परवेज का है, एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल का है, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का है। तो उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4 सुमेलित है। मिथिला के मछुआरों का जीवन किस उपन्यास में वर्णित है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, वरुण के बेटे। यहाँ सागर लहरे और मनुष्य की बात नहीं हो रही है, मिथिला के मछुआरों की बात हो रही है। बंबई के मछुआरों की नहीं, मिथिला के मछुआरों की बात हो रही है। जल्दबाजी करेंगे, प्रश्न गलत हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा ए, वरुण के बेटे। कानों में कंगना कहानी में किस शहर का नाम आया है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, मुरादाबाद। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में रत्न जड़ित मंजूषा किसके पास था? भारतीय सिपाही, दिल फरेब, दिल फिगार, काला चोर। आपका उत्तर हो जाएगा बी, दिल फरेब के पास था। कफन कहानी में घीसू की उम्र लगभग क्या थी? उत्तर हो जाएगा डी, लगभग 60 वर्ष थी। ताई कहानी में ताऊजी से रेलगाड़ी मांगने वाला बालक की उम्र क्या थी? आपका उत्तर हो जाएगा बी, 5 वर्ष का लड़का था। आकाशदीप कहानी में निम्न कथन किसके लिए है? नील नभो मंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। बुधगुप्त, चंपा, जया, चंपा की मां साध्वी। आपका उत्तर हो जाएगा सी, जया के लिए यह कथन है। लालपान की बेगम में किसने मीठी गाली शैतान की नानी का प्रयोग किया है? जंगी की पतोहू, विरजू की मां, चंपिया, मखनी बुआ। आपका उत्तर हो जाएगा डी, मखनी बुआ ने शैतान की नानी शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पर आने से पहले एक बार फिर आपको बता दें कि अभी भी शुल्क में विशेष छूट के साथ एडमिशन जारी है यूपीएचईएससी के लिए, यूजीसी नेट 2022-23 के लिए। सोमवार से आप लोगों को सुबह जैसा कि शेड्यूल है डेली का, सुबह 10 बजे आपको पीडीएफ नोट्स और डेली टेस्ट सीरीज, दोपहर में 2:30 बजे आपको डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्डेड वीडियो, रात में 9 बजे डेली आपको लाइव क्लास मिलना प्रारंभ होगा सोमवार से। आज अभी शनिवार है। दीपावली का त्यौहार आप लोगों ने बहुत अच्छे से मना ही लिया होगा, और मैं तो खैर अस्वस्थ था, आप सभी लोगों को पता है कि डेंगू हुआ था, हॉस्पिटलाइज्ड थे, और अभी परसों ही आए हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे मंडे को। जिन लोगों को एडमिशन लेना है वो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी बीच में आप छूट का भी लाभ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना आत्मकथा है? पानी बीच मीन प्यासी मिथिलेश्वर अस्ति और भगवती विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, समय साम्यवादी विष्णुचंद्र शर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। 1 और 2। पानी बीच मीन प्यासी मिथिलेश्वर की यह आत्मकथा है, अस्ति और भगवती विश्वनाथ तिवारी की यह आत्मकथा है, लेकिन समय साम्यवादी जीवनी है, आत्मकथा नहीं है। समय साम्यवादी जीवनी है, आत्मकथा नहीं है।
निम्न में से कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? कली, यह भी, मनु भंडारी, हाशिए की इबारतें, चंद्रकांता, बूंद बावड़ी, पद्मा सचदेवा, हम सफ़रनामा, स्वयं प्रकाश। कौन सा इसमें आत्मकथा नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, हम सफ़रनामा रेखा चित्र है। आत्मकथा नहीं है बल्कि हम सफ़रनामा रेखा चित्र है। निम्न में से कौन सी रचना यात्रा साहित्य है? आत्म की धरती, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, रंगों की गंध, गोविंद में से, चिड़िया रैन बसेरा, विद्यानिवास मिश्र। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। पहला और दूसरा यात्रा साहित्य है। चिड़िया रैन बसेरा जो विद्यानिवास मिश्र का है, यह संस्मरण है, यात्रा साहित्य नहीं, संस्मरण है। अगला प्रश्न, निम्न संप्रदाय का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास का है, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम का है, उदासी संप्रदाय श्रीचंद का है, रसिक संप्रदाय अग्रदास का है। बिल्कुल सुमेलित है। 1, 2, 3, 4 उत्तर होगा। अज्ञेय की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा आपका ए, उत्तर हो जाएगा ए। अज्ञेय की रचना जो बावरा अहेरी है, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ है, आंगन के पार द्वार का 1961 में हुआ है, महावृक्ष के नीचे 1977 में हुआ है, और नदी की बांक पर छाया का 1981 में हुआ है। निम्न में से संत कवि और उनके गुरु का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? लालदास के गुरु हैं गदन चिश्ती, मलूक दास के गुरु हैं पुरुषोत्तम, नामदेव के गुरु हैं विश्ववा खेचर, बीरभान के गुरु हैं उदयदास। यानी 1, 2, 3, 4 सुमेलित है। निम्न उपन्यास और विषय वस्तु का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? तोरो कारा तोड़ो दयानंद सरस्वती के जीवन पर आधारित, मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर व्यक्तित्व पर आधारित, विस्मृत यात्री बौद्ध यात्री नरेंद्र यश के जीवन यात्रा पर आधारित, धूनी का धुआं गोरखनाथ के जीवन पर आधारित। उत्तर हो जाएगा आपका बी, 2, 3, 4। तोड़ो कारा तोड़ो ये स्वामी दयानंद के जीवन पर नहीं बल्कि विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित है, नरेंद्र कोहली का उपन्यास है। तोड़ो कारा तोड़ो नरेंद्र कोहली का उपन्यास है, जो कि दयानंद सरस्वती नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित है। अमृतलाल नागर के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ए। सबसे पहले होगा महाकाल 1947, फिर होगा बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983 और करवट 1985। ये अमृतलाल नागर के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में 12वीं 13वीं शताब्दी के सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है? उत्तर हो जाएगा बी, चारु चंद्रलेख। बाकी जब मैंने बाणभट्ट की आत्मकथा आप लोगों को पढ़ाया था तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा, इन चारों उपन्यासों का विषय वस्तु, प्रकाशन काल, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया था। एक एक चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं और इसीलिए 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको अलग से प्रश्न नहीं मिलेगा। जितना प्रश्न मिलेगा परीक्षा में सारे नोट से मिलेगा। कोई अलग से किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जितनी चीज़ें कराते जाएं, नियमित रूप से प्रतिदिन आप उसे करते जाएं, आपको सारे प्रश्न परीक्षा में मिलेंगे। और उसका कारण यही है कि कोई भी चीज़ साहित्य की जो आपके सिलेबस में है नहीं छोड़ी जाती है, सब की सब करा दी जाती हैं। और बाकी साहित्य सागर है, 1-2 प्रश्न तो अपवाद के रूप में 3 प्रश्न तो मिल ही जाएगा अलग से, क्योंकि साहित्य सागर है। और उस 1-2 प्रश्न से आपका सिलेक्शन नहीं रुकता है। आप 70% करें तो। तुलसीदास की रचना मुर्दहिया में कौन सा अध्याय नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा अध्याय नहीं है? अलीगढ़ में फांका कसी, अलीगढ़ नहीं बल्कि आजमगढ़ है।
बाकी भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि है, अकाल में अंधविश्वास है, भूतनिया नागिन है, ये सब है। कौन सा अध्याय नहीं है? तो बी नहीं है। मुर्दहिया के लेखक तुलसीराम के पिता कितने भाई थे? उत्तर हो जाएगा 5 भाई थे। तुलसीराम के पिता का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा डी, तेरसी नाम था। आपहुदरी रमणिका गुप्ता के बारे में सत्य कथन कौन सा है? आपहुदरी सच्चाई का आईना है। आपहुदरी साहसिकता की मिसाल है। लेखिका के परिवार पर पारसी समाज का प्रभाव था। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2। लेखिका के परिवार पर पारसी नहीं, आर्य समाज का प्रभाव था। तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है। किसका प्रभाव था? तो आर्य समाज का प्रभाव था, आर्य समाज का, ना कि पारसी समाज। संस्कृति के 4 अध्याय जो दिनकर की रचना है में दूसरा अध्याय कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बी, दूसरा अध्याय है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। एक साहित्यिक की डायरी जो मुक्तिबोध की रचना है, इसका पहला अध्याय कौन सा है? इसका पहला अध्याय होगा तीसरा क्षण। बाकी ये सारे के सारे अध्याय एक साहित्यिक की डायरी के ही हैं। परिंदे कहानी जो कि निर्मल वर्मा का है, इसमें क्या नहीं है? टूटे प्रेम की संवेदना, जूली की प्रेम कथा, लतिका का वैवाहिक जीवन, त्रिकोण प्रेम। आपका उत्तर हो जाएगा सी, लतिका का वैवाहिक जीवन। लतिका का वैवाहिक जीवन है ही नहीं। लतिका वैवाहिक जीवन जीती ही नहीं है, वैवाहिक है ही नहीं है। लतिका का प्रेम दर्शाया गया है, ना कि वैवाहिक जीवन। परिंदे कहानी में त्रिकोण प्रेम के तहत कौन शामिल नहीं है? लतिका, जूली, गिरीश नेगी, ह्यूबर्ट। आपका उत्तर हो जाएगा बी, जूली। त्रिकोण प्रेम जो दिखाया गया, उस त्रिकोण प्रेम में ये 3 लोग हैं, लतिका हैं, गिरीश नेगी और ह्यूबर्ट। इनका प्रेम दिखाया गया है त्रिकोण प्रेम के तहत। आकाशदीप कहानी जो कि जयशंकर प्रसाद का है, इसमें कितने नाविक थे? 10 नाविक और प्रहरी, 11 नाविक और प्रहरी, 12 नाविक और प्रहरी, 7 नाविक और प्रहरी। उत्तर हो जाएगा ए, 10 नाविक और प्रहरी। कानों में कंगना कहानी के पात्र और इनका परिचय का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? किरण योगीश्वर की बेटी है, यानी ए का चौथा होगा, डी आपका सही हो जाएगा। नरेंद्र किरण का पति है, जूही नरेंद्र की बहन है और हेमंत नरेंद्र का मित्र है। यानी उत्तर होगा 4, 3, 1, 2। 4, 3, 2, 1 होगा, सही कर लीजिएगा। 4, 3, 2, 1। एक और द्रोणाचार्य नाटक में कुल दृश्यों की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा सी, 11 दृश्य हैं। दृश्य पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगर दृश्य पर शब्द पर नहीं ध्यान होगा तो प्रश्न गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से नाटक और उनके पात्रों का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? मालविका चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं, कमला स्कंदगुप्त की हैं, कोमा ध्रुवस्वामिनी की हैं, मनोरमा सिंदूर की होली। यानी 1, 2, 3, 4। सिंदूर की होली नाटक में भगवंत सिंह का मित्र कौन है? उत्तर हो जाएगा बी, हरनंदन सिंह भगवंत सिंह का मित्र है। आधे अधूरे नाटक में सावित्री की आयु कितनी है? सावित्री की आयु, हाँ बिल्कुल 40 वर्ष हो जाएगा, 40 वर्ष। शिवशंभू के चिट्ठे निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? उत्तर हो जाएगा बी, भारत मित्र। यूजीसी नेट की परीक्षा में यह प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि शिवशंभू के चिट्ठे का संबंध किससे है, और वह पत्रिकाओं का नाम दिया गया था। 1, 2, 3 करके कुछ पत्रिकाएं थी, जिसमें भारत मित्र पत्रिका थी, छत्तीसगढ़ मित्र या और कुछ ऐसे 2-3 पत्रिकाओं का नाम था, जिनमें से आपका उत्तर होगा भारत मित्र। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन हैं? तो अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इस तरीके से आज के ये 50 प्रश्न थे। 50 प्रश्न आपने देखा। यदि आपको भी डेली ऐसे ही प्रश्न चाहिए, डेली ही ऐसी ही प्रैक्टिस सेट चाहिए, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आपको PDF नोट्स चाहिए, पूरा आपको बैच अगर आप ज्वाइन करना है
तो इस समय शुल्क में विशेष छूट चल रहा है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको UPHESC के लिए चाहिए या जिस एग्ज़ाम के लिए चाहिए, UPHESC के लिए तो UPHESC लिख कर हमारे 805258 4004 पर आप मैसेज करें, या UGC नेट 2022-23 लिखकर आप मैसेज करें तो फीस और सारी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। सोमवार से आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अभी भी आपको लग रहा होगा आवाज़ से बहुत उतना उत्साह नहीं दिख रहा होगा, आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कि अस्वस्थ थे, अब थोड़ा सही है। तो मंडे से हम लोग लगातार कक्षाओं में मिलना शुरू करेंगे। वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, सारी चीज़ें सोमवार से मिलना आप लोगों को शुरू हो जाएगा। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ किसी दिन आप सभी के साथ पब्लिश वीडियो में।